गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं धर्मेंद्र। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर डी साइंस सर्कल में। बच्चों, इस वीडियो में देखने वाले हैं एनुअल एग्जामिनेशन बिहार बोर्ड है ना। बिहार बोर्ड परीक्षा समिति का जो एनुअल एग्जामिनेशन 2022 का, उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल देखने वाले हैं। इसका फर्स्ट वीडियो 2022 के प्रश्न का फर्स्ट वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं, जिसमें प्रश्न 1 से लेकर के 25 तक का सॉल्यूशन काफ़ी विस्तार में देख चुके हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के 50 तक यानी 25 प्रश्नों का हल इस वीडियो में भी हम देखने वाले हैं। आइए बात करते हैं। जो बच्चे नए हैं इस वीडियो में हैं, आए हैं पहली बार देख रहे हैं इसको, वो जा कर के 2022 का जो फर्स्ट वीडियो है प्ले लिस्ट में जा कर के 2022 का फर्स्ट वीडियो को पहले देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 26 में इस सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं 2022 के क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के 50 तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल काफ़ी विस्तार में होगा। शुरुआत करने से पहले यदि आप चैनल में नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और रेगुलर व्यूअर हैं तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में, है ना, ताकि सभी का तैयारी अच्छे तरीके से होता रहे और सब एग्ज़ाम में बेस्ट कर सकें। उम्मीद है कि आप एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से कर भी रहे होंगे, और अच्छी मेहनत के लिए हमेशा जो है परिणाम अच्छे मेहनत का हमेशा अच्छा ही होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 तक है, यहाँ से शुरू करते हैं। 25 का सॉल्यूशन हम चूँकि फर्स्ट वीडियो में ही कर दिए थे। यहाँ पे पूछा गया है ये निम्नलिखित में से किसका एकलक है, ठीक है। तो जो टेट्राफ्लोरोईथीन है, टेट्राफ्लोरोईथीन वो टेफ्लॉन का मोनोमर होता है, बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से हमको शुरू करना है, तो आइए इसे देखते हैं कि क्लोरोक्वीन है। क्लोरोक्वीन इज एन, तो क्लोरोक्वीन एक एंटी मलेरियल ड्रग है। क्या है? एंटी मलेरियल दवा है। कौन? क्लोरोक्वीन। जब किसी को मलेरिया हो जाता है तो मलेरिया को ट्रीट करने के लिए क्लोरोक्वीन इस्तेमाल किया जाता है ना। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। निम्नलिखित में से कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है? तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या होता है? जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के बैक्टीरिया को क्या करता है? किल करता है। तो ऑप्शन देखिएगा, तो यहाँ पे है टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोमाइसिटिन, पेनिसिलिन, और यहाँ पे है नन ऑफ दीज, है ना, नन ऑफ दीज। तो ये तीन ऑप्शन में जो पेनिसिलिन है ना, वो जो है 100 ग्राम क्या है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है। क्या है? पेनिसिलिन जो है वो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है। बाकी जो टेट्रासाइक्लिन और क्लोरोमाइसिटिन है वो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन गैमेक्सिन है? तो गैमेक्सिन बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड को, शॉर्ट में बोलते हैं BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, है ना। बेंजीन हेक्साक्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6Cl6, ठीक है। ये है BHC यानी गैमेक्सिन का फॉर्मूला। ये गैमेक्सिन का इस्तेमाल जो है सो इंसेक्टिसाइड के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? इंसेक्टिसाइड के रूप में। जो बीज होते हैं उनको दीमक से या कीट छोटे छोटे कीट से बचाने के लिए, फसल को कीट से बचाने के लिए गैमेक्सिन का इस्तेमाल किया जाता है ना। और मच्छर जैसे DDT का इस्तेमाल है सो मच्छर से बचाव के लिए किया जाता है, छिड़काव किया जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका समझ गए। अगर स्ट्रक्चर में लिखेंगे गैमेक्सिन का फॉर्मूला, तो C6H6 और Cl6 के लिए क्या करना होगा? सभी जगह Cl और सभी जगह एक एक H भी है ना। तो ये गैमेक्सिन हो गया। इसी को बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड। नेक्स्ट प्रश्न 29 को देखते हैं। सभी लिगेंड होते हैं। तो लिगेंड कहाँ हम पढ़ते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जितना भी पढ़ते हैं उसमें लिगेंड्स क्या करते हैं? मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या डोनेट करता है लिगेंड? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। किसको? मेटल आयन को, सेंट्रल मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो देखिए जो लिगेंड होते हैं वो अभी हम बताएं कि लिगेंड क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। किसको? मेटल आयन को। ये बात समझिए। तो जितना भी लोन पेयर डोनर है, याद रखिए, लोन पेयर डोनर जो होता है उसको बोलते हैं बेस। यानी सिंपल लाइन में कहें कि ऑल लोन पेयर डोनर्स आर कॉल्ड बेस एंड लोन पेयर एक्सेप्टर्स आर कॉल्ड एसिड। जो लोन पेयर किसी दूसरे को देगा उसको बेस कहेंगे,
यानी बेस कहेंगे का मतलब क्या हो गया, बेस कहेंगे का मतलब क्या हो गया कि जो लिगेंड्स हैं वो लोन पेयर डोनेट ही करते हैं, मतलब सभी लिगेंड क्या हो गया, बेस हो गया। और जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा उसको क्या बोलेंगे, एसिड। जैसे उदाहरण के रूप में देखिए अमोनिया NH3, इसके पास लोन पेयर है, ये किसी को दे सकता है, यानी अमोनिया एक लिगेंड के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। साथ ही साथ जो अमोनिया है वो एक प्रकार का क्या है, क्या है, लेविस भस्म है, यानी लेविस बेस है। क्यों, क्योंकि लोन पेयर डोनर को सभी को क्या बोलते हैं, लेविस बेस बोलते हैं। याद रखिएगा डेफिनेशन ये है कि लोन पेयर डोनर आर कॉल्ड लेविस बेसेस एंड लोन पेयर एक्सेप्टर्स आर कॉल्ड लेविस एसिड। ठीक है, तो जितना भी लिगेंड्स होता है, लिगेंड्स के रूप में जो भी यूज होता है, जैसे हम जितना भी बोलें, जैसे इने का है इथिलीन डायमीन का बात करें तो ये भी क्या है, एक प्रकार का बेस ही है। क्यों, क्योंकि ये लोन पेयर डोनेट करता है, यानी लिगेंड के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा जितना भी लिगेंड है, जितना भी लिगेंड करने का मतलब हाइड्रोक्साइड है, माइनस वाले हैं, जो भी लिगेंड के रूप में इस्तेमाल होते हैं सभी लेविस बेस होते हैं। किस थ्योरी के हिसाब से, लेविस एसिड बेस थ्योरी के हिसाब से। उसके हिसाब से क्या होता है कि लोन पेयर डोनर्स आर कॉल बेस एंड लोन पेयर एक्सेप्टर्स आर कॉल एसिड। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 30 को, निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय है। अनुचुंबकीय कहने का मतलब है पारा मैग्नेटिक। ठीक है, पारा मैग्नेटिक। तो देखिए यहाँ पे है टेट्रा कार्बोनिल निकेल, और यहाँ पे है टेट्रासाइनो निकेल निकेलेट 2। उसके बाद ये हो गया टेट्राक्लोरो निकेलेट 2। उसके बाद हो गया हेक्सा अमीनो कोबाल्ट, है ना, हेक्साइमाइन कोबाल्ट हो जाएगा ये। तो पूछा जा रहा है आपसे कि कौन जो है वो पारामैग्नेटिक है। तो देखिए स्ट्रक्चर और लिगेंड्स की ये देखिएगा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो कार्बोनिल लिगेंड है वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। यहाँ पे साइनाइड भी क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। जबकि यहाँ पे क्लोरीन जो है वो क्या है, एक वीक फील्ड लिगेंड है। क्या है, वीक फील्ड लिगेंड। जैसे देखिए वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड किससे डिसाइड होता है, जिस भी लिगेंड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी ईएन जिसका हाई होता है वो क्या होता है, वीक फील्ड होता है। वीक फील्ड क्यों होता है, जिस भी लिगेंड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किसी को देने से क्या करेगा, इनकार करेगा, मना करेगा। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण वो अपने इलेक्ट्रॉन को अपने से ही क्या करता है, चिपका के अपने तरफ ही ज़्यादा अट्रैक्ट करके रखना पसंद करता है। तो यहाँ पे मेटल आयन का यदि आप देखिएगा निकाल के, निकेल का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, और यहाँ पे निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है, और कोबाल्ट का यहाँ पे कितना है, +3 है। तो यदि आप निकालिएगा तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के कारण क्या होगा, जब इसका स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल में करेंगे, है ना, इसका स्प्लिटिंग जब करेंगे और इसका भी स्प्लिटिंग करेंगे, यहाँ पे वीक फील्ड है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड है। देखिए तो वीक फील्ड होने के कारण क्या होगा कि निकेल का जो निकेल Ni2+ आयन का इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, पेयर नहीं होगा। क्या नहीं होगा, पेयर नहीं होगा, यानी अनपेयर रह जाएगा। और यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है इसके कारण क्या होगा कि Cn से जो आने वाले इलेक्ट्रॉन हैं उसके कारण निकेल का जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है 2+ में वो सभी पेयर हो जाएंगे। तो जहाँ पे अनपेयर रहेगा, यानी कि जहाँ पे अनपेयर रहेगा वही क्या शो करेगा, मैग्नेटिज्म शो करेगा। इस बात को समझ पा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पूरी चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ के आए होंगे। हल्का हिंट करने से ही आपको चीज़ों को समझना होगा। बहुत सारे चीज़ों को विस्तार में अगर लेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है ना। निकेल ही है, निकेल ही है, निकेल ही है। यहाँ पे आपको देखना ये है कि निकेल जो क्लोरीन के साथ बनता है वो वीक फील्ड लिगेंड के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर अप नहीं हो पाता है, जिसके कारण निकेल इसमें Ni2+ के रूप में पारामैग्नेटिज्म शो करता है। बाकी यहाँ पे डायमैग्नेटिक शो करता है, यहाँ पे डायमैग्नेटिक शो करता है, और ये भी डायमैग्नेटिक, यानी सभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर पेयर के फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, किसमें, CFT में, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जब स्प्लिट करवाइएगा तब समझ में आएगा इस चीज़। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 31, निम्नलिखित में से किस जैव अणु
का Mg एक प्रमुख संघटक है। मैग्नीशियम के बारे में पूछा गया है। मैग्नीशियम इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ विच बायोमॉलिक्यूल्स। तो जो मैग्नीशियम है, बार बार मैं कहता हूँ कि क्लोरोफिल जो पत्तों में हरित लवक पाया जाता है, ग्रीन पिगमेंट, क्या ग्रीन पिगमेंट, जो क्लोरोफिल है वो मैग्नीशियम का एक कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम का ही एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। किसका? मैग्नीशियम का। तो याद रखिए क्लोरोफिल में मैग्नीशियम मेटल पाया जाता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन में आयरन मेटल पाया जाता है ना। और एटीपी का फुल फॉर्म आप बताइए, ठीक है। एटीपी का फुल फॉर्म बताइए, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी होता है जो इसके फॉस्फेट बॉन्ड को टूटने के कारण क्या करता है? सेल्स को फॉस्फेट बॉन्ड्स को टूटने के कारण सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको बताना है। 32 कमेंट में लिखिए। 32 क्या है? वह जटिल आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु में कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं है। प्रश्न है कि द कॉम्प्लेक्स आयन इन विच सेंट्रल मेटल एटम हैज़ नो डी इलेक्ट्रॉन। किसमें जो है वो डी इलेक्ट्रॉन में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो देखिए सबसे पहले मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, सेंट्रल मेटल का। यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +7। कैसे निकाल रहे हैं? जो बच्चे एकदम बिल्कुल नए हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकालना जा रहे हैं, उनके लिए बता रहा हूँ कि जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है उसको X मानेंगे, प्लस लिगेंड की संख्या 4 है और एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है? -2। और बराबर के उधर उतना ही लिखेंगे जितना ऊपर, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर चार्ज है। तो बराबर के कितना है ऊपर चार्ज? -1, तो -1 लिखेंगे। X 4 2 जा -8 इज इक्वल टू, इधर कितना होगा? -1। अब X बराबर क्या होगा? -1। इस 8 को इधर कर देंगे तो +8 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? +7। समझ गए? तो इस तरीके से हम पता किए कि मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ कितना है? +7। यहाँ पे आयरन का कितना है? +3 होगा। 6 माइनस इधर जाके 6 माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा और 3 माइनस से घट जाएगा तो +3 होगा आयरन का। कोबाल्ट का निकालेंगे तो यहाँ क्लियर दिख रहा है +3 ही होगा, क्योंकि जो अमीन है वो एक न्यूट्रल लिगेंड है और यहाँ पे वाटर एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो क्रोमियम का भी +3 होगा। समझ गए? अब बताना है कि डी में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो मैग्नीज का सबसे पहले लिखिए आप, क्या लिखिए? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। मैग्नीज का कितना होता है? 25 होता है सर, 25। कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो आर्गन पे 18, ठीक है। उसके बाद होगा 4s, नहीं 4s को पहले 3d लिखेंगे। आर्गन पे 18, 3d और 4s2, ठीक है। उसके बाद 3d कितना होगा? 18 2 20 और 5 25। तो Mn पे 7 प्लस करने के लिए, 7 प्लस करने के लिए, इसमें 7 प्लस में चुकी है, 7 प्लस करने के लिए 2 और 5 7 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो दोनों जगह 0 हो जाएगा, तो मतलब डी में भी 0 हो गया। इस हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया? सही हो गया। इसमें भी निकाल के देखेंगे, जैसे कोबाल्ट का +3 का लिख के देखिएगा, है ना। कोबाल्ट का जो है 27 नंबर, 27 ऐसे होता है, 27 एटॉमिक नंबर होता है। तो लिखिएगा आर्गन 18 4s2 और 3d कितना? 18 2 20 और 27 के लिए 7। तो 3 निकालने के लिए 2 यहाँ से निकल जाएगा और 1 यहाँ से निकल जाएगा, यानी डी पे 3d पे 6 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो उसी तरीके से सभी पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन बचेगा, लेकिन इस पे सातों का सातों इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो एक भी डी में इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, 3d में 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है 33, कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को ढूंढना है। कथन क्या है कि NiCO4 चतुष्फलकीय और अनुचुंबकीय है। दूसरा है NiCN2- वर्ग तलीय है और प्रतिचुंबकीय है। सी नंबर है NiNH3 2+ अष्टफलकीय और अनुचुंबकीय है। और ये कॉम्प्लेक्स जो है वो चतुष्फलकीय है और अनुचुंबकीय है। तो इधर जो बताया गया है इस कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर बताया गया है, और इधर जो बताया गया है उस कॉम्प्लेक्स का क्या बताया गया है?
मैग्नेटिक बिहेवियर बताया गया है ना। तो इंग्लिश में प्रश्न को थोड़ा देखते हैं तो समझ में आएगा ज़्यादा अच्छा से। ये टेट्राहेड्रल है तो स्ट्रक्चर इसका देखिएगा, टेट्राहेड्रल तो है ही इसका। चलिए ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, टेट्राहेड्रल है। 33 नंबर प्रश्न है, टेट्राहेड्रल है। और यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर प्लेनर है, डायमैग्नेटिक ये है, और इसमें ऑक्टाहेड्रल है, 6 वाला स्ट्रक्चर बनेगा तो, और पारामैग्नेटिक भी है। और इसमें देखिए टेट्राहेड्रल और पारामैग्नेटिक भी है। एकदम देखिए सेम प्रश्न अभी जो रिपीट हुआ, कौन सा प्रश्न, ये प्रश्न नहीं, ये नहीं, कौन सा प्रश्न था, ये सेम प्रश्न है इसी में से ना। इसी को हम अभी बता रहे थे कि पारामैग्नेटिक है, और इसी के बारे में पूछ लिया ये प्रश्न। देखिए यहाँ पे उस प्रश्न में हम बताए थे कि यहाँ पे ये जो क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जिसके कारण ये पारामैग्नेटिक नहीं होकर क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। याद कीजिए, जस्ट ऊपर वाले प्रश्न में बताए थे कि टेट्रा कार्बोनिल निकेल जो है वो क्या होता है, कार्बोनिल यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड है। तो वीक फील्ड लिगेंड होने के कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन सभी पेयर नहीं होते हैं। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन सभी पेयर हो जाते हैं वीक फील्ड होने के कारण। सॉरी, वीक फील्ड में बार बार कह रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, कार्बन डोनर है ना। कार्बन डोनर है तो कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो कार्बन डोनर होने के कारण स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो गया। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है कि जो डी इलेक्ट्रॉन है उनको क्या कर देता है, पेयर कर देता है। तो पेयर कर देगा सभी, तो डायमैग्नेटिक होना चाहिए। स्ट्रक्चर तो टेट्राहेड्रल इसका होता ही है, इसका स्क्वायर प्लेनर होता है, इसका स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल होता है, इसका टेट्राहेड्रल होता है। स्ट्रक्चर सभी का सही है और ये तीन का मैग्नेटिक बिहेवियर भी सही है, लेकिन पहला जो है NiCO4 ये डायामैग्नेटिक होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो कार्बोनिल है वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कर देता है। जैसे मेरी बातों को नहीं समझ पा रहे होंगे, मैं चाह रहा हूँ कि कम एक्सप्लेन किया जाए। जब किसी कॉम्प्लेक्स को CFT जो करवाते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के थ्रू स्प्लिटिंग करवाते हैं टेट्राहेड्रल फील्ड में, तो ये जो है वो 2 भाग में टूट जाता है। किसमें किसमें, T2 में, और एक सेट टूटता है नीचे E में, है ना। ये नीचे वाला को E बोलते हैं, ऊपर वाला को T2 बोलते हैं। तो इसको जब इलेक्ट्रॉन को बांटिएगा निकेल में, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, तो निकेल का कन्फिग्रेशन लिख के जब इलेक्ट्रॉन को बांटिएगा और कोबाल्ट को जब फिलअप करवाइएगा, चूँकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो सभी इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, पेयर कर देगा। सभी को क्या कर देगा, पेयर कर देगा, जितने भी होंगे। तो पेयर हो जाने के कारण क्या होगा, ये डायामैग्नेटिक होना चाहिए, जबकि यहाँ पे पारामैग्नेटिक दिया है। इसी कारण फर्स्ट ही क्या है, इनकरेक्ट हो गया है। इस बात को आप समझ लीजिए, है ना। Cl वाला पारामैग्नेटिक होता है निकेल में, अभी बताए थे, तो ये सही हो गया। लेकिन कोबाल्ट वाला पारामैग्नेटिक, सॉरी कार्बोनिल वाला पारामैग्नेटिक नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न 34 को देखते हैं। 34 है, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक में होता है, तो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है आग बुझाने में यूज किया जाता है। ठीक है, जहाँ पे आग लगी होती है वहाँ पे इसको छोड़ देने से क्या करता है, आग के चारों तरफ एक सर्कल करके ये अपना लेयर बना लेता है, और लेयर से ऑक्सीजन का सप्लाई को रोक देता है और आग अपने आप बुझ जाता है। 35 को देखिए, मोनोहेलोजन व्युत्पन्न यानी मोनोहेलोजन डेरिवेटिव ऑन रिएक्शन विथ अल्कोहलिक KOH गिव्स। जैसे CH3 CH2 और मोनोहेलोजन, मतलब एक ब्रोमीन ले लिए, इसका अभिक्रिया करा रहे हैं अल्कोहलिक KOH के साथ। तो अल्कोहलिक KOH मतलब क्या होता है, एक बेस मीडियम हो जाता है। कैसा, स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम हो जाता है। तो बेसिक मीडियम में इस जो ये अल्काइल हैलाइड है इसका क्या होगा, इलिमिनेशन हो जाएगा। क्या होगा, इलिमिनेशन होगा। इलिमिनेशन से क्या प्रोडक्ट मिलता है, तो सर एक हाइड्रोजन घटेगा और एक HBr माइनस हो जाएगा। तो HBr सेम कंपाउंड से माइनस हो जाएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 मिलेगा, यानी अल्कीन मिलेगा। क्या मिलेगा, अल्कीन। समझ रहे हैं, क्या मिलेगा,
अल्कीन। मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स को जब अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करेंगे तो अल्कीन मिलेगा। याद रखने लायक बात यह है कि जब जैसे हम इथाइल ब्रोमाइड का उदाहरण लिए थे CH3CH2Br, दो बातें बता रहा हूँ। यदि यहाँ पे अल्कोहलिक KOH लिखेगा तब क्या बनेगा? अल्कीन, ठीक है। लेकिन अल्कोहलिक नहीं लिख के एक्वस यानी जलीय KOH लिख दे, KOH का जलीय घोल लिख दे तो क्या बनेगा? अल्कोहल। याद रखिएगा, क्या बनेगा? अल्कोहल। जब एक्वस KOH को लिया जाएगा तो अल्कोहल बनेगा, यहाँ पे OH आ जाएगा एक्वस KOH में। लेकिन अल्कोहलिक KOH लिया जाएगा तो यहाँ से, इस बात को समझिए, यहाँ से यहाँ 3 है ना, एक H जो है CH2, ये H यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा और ये Br निकल जाएगा, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा और अल्कीन बनाएगा, है ना। अल्कोहलिक में अल्कीन, एक्वस में अल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 36, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण प्राय निम्नलिखित में से किस विधि से किया जाता है? सल्फाइड ओर्स आर जनरली कंसनट्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड? तो फोर्थ फ्लोटेशन। किससे? फोर्थ फ्लोटेशन मेथड से सल्फाइड अयस्क का जो है सो कंसंट्रेशन किया जाता है। क्लियर है। 37 प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया के द्वारा नहीं होता है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट एक्सट्रैक्टेड बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस जो है सोडियम में होता है, मैग्नीशियम में भी होता है, एल्युमिनियम भी इलेक्ट्रोलाइसिस से अलग किया जाता है, जबकि आयरन जो है वो इलेक्ट्रोलाइसिस से अलग नहीं होता है। याद रखिए, मोस्टली अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है, अल्कली मेटल्स जो है, इसका जो है सो एक्सट्रैक्शन इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू किया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे जो आयरन है उसका एक्सट्रैक्शन इलेक्ट्रोलाइसिस से नहीं होता है। तो डी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। 38 को देखिए, हुप की विधि के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शोधन किया जाता है? तो हुप का मेथड जानते हैं, प्योर एल्युमिनियम। ये चीज़ याद रखिएगा, है ना, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जो हुप्स का मेथड है, इसका यूज़ जो है एकदम प्योर एल्युमिनियम के शोधन के लिए, प्यूरिफाइड के लिए किया जाता है, ठीक है। हुप्स मेथड एल्युमिनियम के प्यूरिफाई के लिए। 39 है, निम्नलिखित में कौन सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है? कम क्वथनांक वाली गैस यानी बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया है। इंग्लिश में प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गैस विथ लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, यानी कम बॉइलिंग पॉइंट। तो याद रखिए, जिस गैस के मॉलिक्यूल के बीच कम फोर्स लगेंगे, आपस में कम फोर्स लगेंगे, उसका जो है सो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो जितना जो है नोबेल गैस जिसको हम कहते हैं, नोबेल गैस जिसको कहते हैं अक्रिय गैस, अक्रिय होने के कारण क्या होता है कि उसके अपने ही गैस के अणु के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो क्या होता है? कम होता है। और कम होने के कारण जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत कम होता है। बॉइलिंग पॉइंट कहने का मतलब क्या है कि अणुओं के बीच में जो लगने वाला बल है उसको तोड़ना है, तभी तो बॉयल करेगा वो। तो जिसमें कम बल लग रहा है वो काफ़ी जल्दी बॉयल हो जाएगा। मतलब जल्दी बॉयल होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। बात को समझ रहे हैं? जैसे पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल कर जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस हुआ। लेकिन कोई ऐसा चीज़ हो जो, जैसे पानी में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इस कारण इतना इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। जिसमें बॉइलिंग पॉइंट नहीं हो, जैसे H2S, कम तापमान में ही ये इवेपोरेट कर जाएगा, कम में ही, है ना। समझ गए? तो यहाँ पे ढूंढिए, मेरा कहने का मतलब नोबेल गैस का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है। तो हाइड्रोजन तो नहीं है ना, नोबेल गैस नहीं है, हीलियम है नोबेल गैस, नाइट्रोजन। तो ये दो ऑप्शन खत्म हो गया। ऐसे आर्गन और हीलियम दोनों नोबेल गैस है। अब डिसाइड करना है कि आर्गन और हीलियम में सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है। तो याद रखिएगा, हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट आर्गन से कम होता है। हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट आर्गन से कम होता है। तो हीलियम क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्या होता है? ऊपर वाला का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, यानी नीचे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाता है। क्यों? मॉलिक्यूलर मास बढ़ने के कारण, ठीक ना।
40 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सिर्फ एक ही ऑक्सिक अम्ल बनाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सी एसिड? तो जो फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन जो है, हैलोजन में फ्लोरीन ही मात्र एकमात्र ऑक्सो एसिड का निर्माण करता है। मतलब ये सभी भी ऑक्सो एसिड का निर्माण करता है, लेकिन फ्लोरीन सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है। कौन सा ऑक्सो एसिड? तो बोलते हैं HOF। नाम है इसका क्या? हाइपोफ्लोरस एसिड। याद भी रखिएगा, हाइपोफ्लोरस एसिड, है ना। हाइपोफ्लोरस एसिड जो है ऑक्सो एसिड है, किसका? फ्लोरीन का है। और फ्लोरीन एकमात्र जो ऑक्सो एसिड बनाता है वो यही है, HOF, हॉफ याद रखिएगा, ठीक है। हाइपोफ्लोरस एसिड, क्लोरस कह रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न 41 है। S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था कितना है? तो देखिए S8 में सल्फर ही है। सल्फर एक क्या है? मॉलिक्यूलर सॉलिड है। मॉलिक्यूलर सॉलिड कहने का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल से बनता है। आयनिक सॉलिड जिससे आयन से बनता है, मेटालिक सॉलिड जो मेटल में बनता है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है। जैसे आयोडीन, आयोडीन भी एक प्रकार का मॉलिक्यूलर सॉलिड का ही एग्जाम्पल है। तो देखिए जो सल्फर है S8, इसमें सभी बॉन्ड S और S के बीच में ही होता है। सभी बॉन्ड जो है वो सल्फर और सल्फर के बीच में ही होता है। तो याद रखिए, जब एक किसी कंपाउंड या मॉलिक्यूल में एक ही प्रकार के एटम के बीच में बॉन्ड है तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? EN सेम ही होगा ना, बराबर होगा। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कुछ भी नहीं होगा, साई का मान इसको बोलते हैं साई, कुछ भी नहीं होगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे क्रिएट होगा? ऑक्सीडेशन यानी कि चार्ज कैसे डेवलप होगा? जब दोनों का EN वैल्यू इक्वल हो तो चार्ज डेवलप होगा ही नहीं। और जब चार्ज डेवलप नहीं होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कहेंगे? नहीं कह सकते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि H2O, इसमें अगर O वाटर का स्ट्रक्चर बना ले तो पूछें सर कि H ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका चार्ज कितना है? तो +1 है। तो ये दोनों में 2 प्लस हुआ, इसलिए इसमें 2 माइनस रहा होगा। तो क्योंकि अलग अलग यहाँ पे एलिमेंट हैं, इसीलिए अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हो रहा है। लेकिन सल्फर में सभी एटम क्या है? सल्फर ही है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। इस कारण इसका जो होगा ऑक्सीडेशन स्टेट S8 में कितना होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। समझ में आ गया होगा। 42 को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सबसे कम वाष्पशील है? अभी ही कह रहे थे सबसे कम वाष्पशील कौन है। तो देखिए, देखते हैं ऑप्शन को। सबसे पहले देखिए, सभी ग्रुप 16 का ही हाइड्राइड है। ग्रुप 16 मतलब ये, ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टिलूरियम, यही है 16 वाला ग्रुप वाला है। तो हाइड्राइड में देखिए H2SE है, सेलेनियम का हाइड्राइड है, टिलूरियम का हाइड्राइड है, सल्फर का हाइड्राइड है, और ऑक्सीजन का हाइड्राइड मतलब वाटर कहते हैं। तो वाटर अगर बहुत ज़्यादा इवेपोरेट करता, वाष्पशील होता, तो नदी में, तालाब में, समुद्र सब सूख जाता, एकदम क्षण से सूख जाता। सारा पानी है सो क्या हो जाता? वाष्पशील हो जाता। कहने का मतलब है कि अपने ग्रुप 16 वाला में जो सबसे कम वाष्पशील होता है वो जल ही होता है। कौन होता है? जल। उसके बाद जो है वाष्पशील की श्रेणी में सेलेनियम का हाइड्राइड आता है, उसके बाद टिलूरियम H2TE आता है, और सबसे कम वाष्पशील है, ये हम क्या बता रहे हैं, उल्टा हो गया कि सबसे कम कह रहे हैं जब वाटर को, तो टिलूरियम हो गया, और सबसे कम है ना वाटर हो गया। इसको ऐसे लिखना है सीरीज में, जैसे अगर H2O को ही यहाँ लिखते हैं तो इसको सबसे कम दिखाना था, है ना, इधर ये इस साइन को बदलना था। तो चूँकि देखिए, अब इस सीरीज़ को याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज हो जाता है वाष्पशील के लेकर के। सबसे ज़्यादा कौन हो गया? H2S, है ना, उसके बाद H2SE, H2TA। सबसे कम वाष्पशील कौन हो गया? जल, है ना। सबसे कम वाष्पशील, प्रश्न अगर पूछा जाए कि निम्नलिखित में कौन सबसे कम वाष्पशील है, तो कौन होगा? जल। कौन होगा? जल।
उत्तर क्या होगा, कम ही पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिस्ट वोलाटाइल, इस ग्रुप में वाटर सबसे कम वोलाटाइल होगा। ठीक है, वोलाटिलिटी के लिए हम बता दिए हैं, वाष्पशीलता का सीरीज बता दिए हैं कि सबसे ज़्यादा सल्फर वाला होता है, उसके बाद सेलेनियम वाला होता है, उसके बाद टिलूरियम वाला होता है, उसके बाद सबसे कम H2O। तो उत्तर हमारा वाटर। 43 निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक और एवं अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स बोथ एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसमें जो देखिए SO2 है ना, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +4 है, कितना है, +4। तो ये अपने ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी आ सकता है घट के, और ये बढ़ के +6 पे भी जा सकता है। तो देखिए जहाँ है उससे पीछे आएगा तो रिडक्शन होगा, आगे जाएगा तो ऑक्सीडेशन होगा, यानी रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों क्रिया इसमें हो सकता है। तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों तरीके से इसका इस्तेमाल भी हो सकता है ना। कौन होगा, सी नंबर होगा हमारा आंसर। SO2 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। यहाँ सल्फ़र +2 पे है, यहाँ पे सल्फ़र कितना है, 4 दूनी 8 करेंगे 2 6 पे हो गया, ठीक ना, और यहाँ पे सल्फ़र कितना हो गया, +6 पे हो गया, और यहाँ पे सल्फ़र कितना पे हो गया, +4 पे। तो +4 से 2 पे भी जा सकता है और +4 से 6 पे भी जा सकता है। मतलब SO2 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में कौन रंगहीन होता है, रंगहीन नहीं है, रंगीन है, कलर्ड है। तो अमोनिया कलरलेस गैस होता है, बिल्कुल कलरलेस होता है। इसका अमोनिया जो है सो देखिएगा नेचुरल टिश्यूज़ को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ होता है। जैसे आप देखते होंगे कि एक जो जानवर का एनिमल्स का डॉक्टर होते हैं वो अपने गाड़ी में पीछे तरफ रेड रेड कलर का एक कंटेनर बांध के उसमें सीमेन DNA लेकर के चलते हैं। उसमें पता है अमोनिया होता है, क्या होता है, अमोनिया गैस भर के ही सीमेन उसमें रखा जाता है। अमोनिया भर के जो कॉज हैं उसका सीमेन इसमें रखा जाता है ताकि वो सीमेन ख़राब नहीं हो। और ये अमोनिया का टेम्परेचर लगभग -76 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, इतना कम तापमान, एकदम बर्फ़ की तरह। जब इसको गिराएगा ना तो लगेगा कि आग निकल रहा होगा, कितना जल रहा होगा, वो इतना गर्म लगेगा देखने में, लेकिन वो एकदम बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। तो अमोनिया कलरलेस होता है। जो NO2 है ये जो है ये कलर्ड होता है। NO2 जो है, चूँकि यहाँ पे नाइट्रस गैस है, लाफिंग गैस, और NO है नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी कलरलेस है, ये भी कलरलेस है। NO2 जो है वो कलरफुल होता है। कलरफुल कैसा कैसा कलर होता है, रेडिश ब्राउन कलर का ये होता है। कैसा, रेडिश ब्राउन। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो रेडिश ब्राउन कलर का गैस होता है। तापमान बदलने पर इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। 45 को देखिए, संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट है संक्रमण तत्व, उसका जो जनरल होता है वो क्या होता है, NS 0 से लेकर के 2 के बीच में, और N-1 D 1 से लेकर के 10 तक, ये चीज़ याद रखिएगा। तो देखिए ना, NS में 0 से लेकर के 2 तक मतलब 0 1 2 तीनों होगा, तो 0 1 2, और N-1 D पे 1 से 10, तो यही होगा, याद रखना है। जैसे हम लोग लिखते हैं क्रोमियम का, लिखते हैं क्रोमियम क्या क्या लिखते हैं, 24 होता है, तो क्या लिखते हैं, एक किसी को एकदम जब याद नहीं आ रहा है जनरल तो किसी एक का लिखेंगे एलिमेंट का। तो आर्गन 18 होता है सर, 18। उसके बाद सर 4s2 होता है, 4s2, और 3D सर 4 नहीं हो के यहाँ 5 हो जाता है, और यहाँ पे एक घट जाता है सर, 1 हो जाता है, यहाँ पे 1 हो जाता है। तो देखिए जो N है, NS अगर हुआ, NS मतलब 4, N के जगह पे 4, तो 4 में N-1, N-1 मतलब 3D पे कितना है, 5 हो गया। तो 1 से लेकर के 10 तक में कोई भी हो सकता है, जितना इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहेगा। तो यहाँ पे ये जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट का जनरल सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये होता है। जैसे हम ये 3D सीरीज के लिए बोलेंगे तो N बराबर क्या रखेंगे, 3D सीरीज के लिए बोलेंगे तो N बराबर 4 रखेंगे।
4D सीरीज़ के लिए बोलेंगे तो n बराबर 5 रखेंगे, और 6D सीरीज़ के लिए बोलेंगे तो n बराबर क्या रखेंगे, 1 बढ़ा के, है ना, 1 बढ़ा के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, वही प्रश्न है। 46 है, निम्नलिखित में से किसमें Mn की ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम है, सबसे कम है? तो ढूंढिए। MnSO4 यानी मैंगनीज का सल्फेट है तो सल्फेट का 2- होता है, तो यहाँ पे मैंगनीज का कितना होगा, 2+ होगा। Mn3O4 तो ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 4 4 दूनी 8 और 3 से डिवाइड कर देंगे, 8 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 दूना 6 और 3 6 18 लगभग 2.2 के आसपास आएगा। MnO2 2 दूनी 4, यहाँ पे +4 होगा। मैग्नीज का 7 दूनी 14 में 2 2 बांट देंगे तो +7 होगा। तो सबसे कम कहाँ पे हुआ, +2 वाला। मैग्नीज सल्फेट में +2 हुआ, यहाँ पे 2.6 के आसपास हुआ, और यहाँ पे हमारा 4+ हुआ, और यहाँ पे +7 हो गया। तो सबसे कम ऊपर, है ना। 47 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक्टिनाइड नहीं है? एक्टिनाइड कौन नहीं है? इसका थोड़ा सा इंग्लिश वाला नाम ले लेते हैं 47 का। जो एक्टिनाइड नहीं है वो टर्बियम, कौन, यहाँ पे देखिए क्यूरियम बोला गया है, क्यूरियम है, यूरेनियम है, कैलिफोर्नियम है, ये सभी एक्टिनाइड सीरीज में ही आता है। जो टर्बियम है वो लेंथेनाइड सीरीज में है। किस में है? टर्बियम जो है लेंथेनाइड सीरीज का है, 65 होता है इसका एटॉमिक नंबर, किसका, टर्बियम का, Tb सिंबल होता है टर्बियम, है ना। Tb 65 पे होता है जो कि लंथनम का है। जबकि हमको पूछा है एक्टिनाइड के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिनाइड। तो ये सभी तीन तो एक्टिनाइड, सीरियम, यूरेनियम और कैलिफोर्नियम एक्टिनाइड है, नहीं है वाला कौन है, टर्बियम। टर्बियम क्या है, तो लंथनाइड है। क्या है, लंथनाइड है। ये बात समझ में आ रहा है। 48 है, जैसे ग्रुप 14 वाला एलिमेंट का सभी का नाम याद रखिएगा ना, तो आपको याद हो जाएगा। जैसे एक्टिनाइड, एक्टिनाइड है, उसके बाद थोरियम है ना। ये सभी एलिमेंट को 14 याद रखिएगा, कहाँ से, 89 से शुरू होता है। 103 तक आप याद रखिएगा तो एक्टिनाइड सीरीज में आ जाता है। 48 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन आयन रंगहीन है? आयरन नहीं। निम्नलिखित में से कौन आयन रंगहीन है? रंगहीन मतलब या तो D0 हो या तो D10 हो। D0 हो या D10 हो, अगर ऐसा कोई आयन है तो वो क्या होगा, कलरलेस होगा। बाकी जिसमें D में अगर इंटरमीडिएट हाफ फील्ड अगर D होगा, D हाफ फील्ड या पार्शियली फील्ड होगा, तो उसमें D ट्रांजिशन होगा, और D ट्रांजिशन के कारण वो क्या होगा, कलरफुल होगा। तो ढूंढिए भाई। फर्स्ट ऑप्शन कॉपर है, कॉपर का लिखिए सबसे पहले, 29 होता है। कन्फिग्रेशन करेंगे तो आर्गन पे 18, उसके बाद करेंगे 4s2 3d, 18 2 20, और 29 के लिए यहाँ पे 9 होता, लेकिन इसको 10 करेंगे क्योंकि D में हाफ फील्ड नहीं होता है। तो यहाँ से एक 4s वाला एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा वहाँ, है ना। फुल फील्ड D ऑर्बिटल क्या होता है, मच मोर स्टेबल होता है देन हाफ फील्ड और पार्शियली फील्ड। एक चीज़ याद रखिएगा, जो D है या तो 5 रहना पसंद करता है या तो 10 रहना पसंद करता है। कब? जब एक इलेक्ट्रॉन घट रहा हो। कितना घट रहा हो? एक। 5 होने में यदि एक घट रहा है तो वो 5 हो जाएगा, या 10 होने में एक घट रहा है तो वो 10 हो जाएगा। जो कि हम देखते हैं किसके किसके केस में, क्रोमियम में 5 हो जाता है, और कोबाल्ट के केस में, सॉरी कोबाल्ट नहीं, क्रोमियम 24 के केस में D5 हो जाता है, और कॉपर के केस में D10 हो जाता है 9 की जगह में, है ना। तो यहाँ पे हम कॉपर का लिख रहे थे आर्गन 18, उसके बाद 4s1 3d10। एक प्लस करेंगे मतलब ये निकल जाएगा, 0 हो जाएगा। एक प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन माइनस, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे तो यही घटेगा, D10 रहेगा। D10 मतलब कलरलेस, ट्रांजिशन होगा ही नहीं। बाकी सब में निकालिएगा, आप सब में लिखिएगा तो D में कुछ ना कुछ जो है सो पार्शियली फील्ड ही आएगा। जैसे निकेल में एक लिख के दिखा दे रहे हैं, निकेल का एटॉमिक नंबर कितना आता है, 28। 28 का लिखेंगे तो क्या होगा, आर्गन 18 4s2 3d, 18 2 20 और 8 28। 2 प्लस करने के लिए 2 निकाल दीजिए, 8। तो D8 बनाने के लिए लिखिए ना,
D8 लिखिए ना सर, D8 लिखिए ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, देख रहे हैं 2 खाली रह गया, 2 इलेक्ट्रॉन कम है ना, यहाँ दिख ही रहा है कि D10 नहीं है, तो कलर होगा। बाकी जिसमें D10 या D0 है वो रंगहीन होगा, यानी कलरलेस होगा, तो कॉपर +1 होगा। निम्नलिखित में से कौन आयन प्रति चुंबकीय है, यानी डायामैग्नेटिक है। कौन डायामैग्नेटिक है, तो देखिए डायामैग्नेटिक होने के लिए क्या होना चाहिए, या तो D0 हो या D में सभी पेयर इलेक्ट्रॉन हो, सभी पेयर इलेक्ट्रॉन हो। तो ढूंढिए, ये क्रोमियम 3+ है, ऑप्शन को देखते हैं। वेनाडियम 2+ है, स्कैंडियम 21 होता है, तो अगर 21 का लिखेंगे तो आर्गन 18 होगा। उसके बाद 4s 18 2 20 और 3d1, ठीक है। 3+ करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे तो 2 और 1 3, सबका सब 0, तो यही होगा ना, सबका सब जब 0 तो स्कैंडियम +3 क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डी में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, 0 हो गया। ये सब में निकाल के देख लीजिए, वनाडियम का कितना होता है 22, वनाडियम का कितना होगा 22। 21 22 23 होगा, वनाडियम का कितना होगा 23 होगा। तो 23 का लिखेंगे आर्गन 18 4s 2 18 2 20 और 3d3 होगा ना। तो कहाँ गया, 2+ करेंगे तो 2+ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा 3d3, डी में 3 बचेगा, तो 3 बचेगा तो डायमैग्नेटिक होगा, नहीं होगा, पारामैग्नेटिक होगा। डी में 3 बच जाने का मतलब 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गया, तो वो पारामैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक तो होगा ही नहीं। डायमैग्नेटिक कौन होगा, जिसमें एक भी नहीं है, तो स्कैंडियम 3+ क्या है, डायामैग्नेटिक है। 50 नंबर प्रश्न को देखते हैं। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवियस जालकों की संख्या होती है। यह प्रश्न रिपीट है, ऐसे तो प्रश्न कई रिपीट हो रहे हैं, लेकिन 3 होता है। क्यूबिक क्रिस्टल में ब्रेवियस लेटिस की संख्या 3 होती है। जैसे हम आपको याद दिला दे रहे हैं थोड़ा सा कि सर क्यूबिक में ब्रेवियस लेटिस की संख्या 3 होता है। सर टेट्रागोनल में सर 2 होता है। सर रोम्बिक या ऑर्थोरोम्बिक बोलते हैं, ये चीज़ भी याद रखिएगा, है ना। रोम्बिक या ऑर्थोरोम्बिक दोनों बोलते हैं। इसमें 4 सबसे अधिक ब्रेवियस लेटिस की संख्या इसी में होता है, रोम्बिक या ऑर्थोरोम्बिक इसको बोलते हैं, है ना। ऑर्थोरोम्बिक या रोम्बिक दोनों नाम बोला जाता है, इसका 4 होता है। उसी तरीके से सर ट्राइगोनल का बात करेंगे सर, तो 1 ब्रेवियस लेटिस होता है। हेक्सागोनल का बात करेंगे सर, तो हेक्सागोनल में 1 होता है। मोनोक्लिनिक का बात करेंगे सर, तो मोनोक्लिनिक में सर 2 होता है, 2। जबकि एक अंतिम वाला जो हम बताएंगे ट्राइक्लिनिक, इसमें भी 1 होता है। सभी को जोड़िएगा ना, तो टोटल अगर प्रश्न पूछा जाए कि कुल यानी टोटल ब्रेवियस जालकों की संख्या कितना होता है, तो 14 आएगा। जोड़ लीजिए, 3 और 2 5, 5 और 4 9 और 1 10, 11 12, 12 और 2 14, है ना, 14। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तो 50 तक के ही प्रश्नों का इस वीडियो में सॉल्यूशन देखेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, तो जो प्रश्न 51 से लेकर के 70 तक का हल होगा वो 3rd वीडियो में देखेंगे, है ना। तो सभी क्वेश्चन को आप देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि सिर्फ अगर प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन अगर कोई 5 साल तक का करके चला जाए एग्ज़ाम बोर्ड में, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो 80% प्लस मार्क्स बहुत आसानी तरीके से ला सकता है। क्योंकि प्रश्न इतने रिपीट ही होते हैं। एक प्रश्न को बनाने के लिए, एक क्वेश्चन को बनाने के लिए बोर्ड को 10,000 से अधिक खर्च करना पड़ता है। पता है क्यों? प्रश्न सेट करना इतना आसान नहीं है। प्रश्न बहुत ही मेहनत से पहले उसका ब्लूप्रिंट निकाला जाता है, और प्रश्न जो है वो कितना वैलिड प्रश्न होना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रश्न पूछ लिया, प्रश्न ही गलत हो गया। तो वैलिड प्रश्न होने के लिए
उसके पास एक प्रश्नों का कहिए तो समूह हो जाता है। बैंक जैसे बहुत बड़ा समुद्र है, उसमें से, इस बात को समझिए, बहुत बड़ा समुद्र है, इस समुद्र से जो क्वेश्चन सेट करने के लिए टीचर या प्रोफेसर जाते हैं, वो एक गागर क्या करते हैं, क्वेश्चन निकाल के दे देते हैं किसको, बीएसएबी को, बोर्ड को। अब ये गागर वाला प्रश्न से आपको पूछेगा कितना, एक गिलास प्रश्न, एक गिलास मतलब कितना, 70 प्रश्न। तो ये एक गिलास जो निकाला जाएगा ना, वो निकालने के लिए बोर्ड यहाँ नहीं आएगा, समुद्र में नहीं आएगा, ये प्रश्न निकाला जाता है इसी गागर से। और ये गागर जो है वो क्या है, पीवाईक्यू ही है, याद रखिएगा। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो ही जो है सो गागर के रूप में वो इस्तेमाल करता है। हाँ, कुछ प्रश्न 10% प्रश्न या 5% प्रश्न नए प्रश्न होते हैं हर साल, जो सिलेबस से होते हैं, और ये टेस्ट करता है ब्रिलियंट माइंड को कि कौन स्टूडेंट पूरे अपने स्टडी को 100% दिया है। जो ब्रिलियंट माइंड है वो 99% लाने वाला बिहार टॉपर ऐसे थोड़ी होगा जी। चलिए, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कीजिए। किसी प्रकार का कोई अगर क्वेरी है तो आप कमेंट पे लिखिए, है ना। उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बेस्ट ऑफ लक।